दोस्तों, जैसा कि नई ट्रांसफर नीति जो आई है, यानी कि हस्तांतरण नीति जो आई है बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है, जो बीपीएससी 1, टीआरई 1 और टीआरई 2, साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए और नियमित शिक्षकों के लिए जो हस्तांतरण नीति सरकार ने लाई है, आप लोगों ने भी बखूबी उस नियमावली को पढ़ा होगा और उसका आकलन किया होगा। लेकिन उस पूरे पत्र में आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों की स्थिति है वह बहुत ही कष्टदायक होने वाली है। जिस तरीके से अगर शिक्षक का हस्तांतरण होने वाला है, इससे साफ तौर से जाहिर है कि अनुमंडल को तो छोड़ा ही दिया जाएगा और जिस जिला में जो छोटे छोटे जिले हैं जहां पर एक ही अनुमंडल है, उन्हें अपना जिला भी छोड़ करके ही उनकी पदस्थापन की जाएगी। लेकिन बात यह आती है कि जिन लोगों का भी पदस्थापन ही नहीं हुआ है और अपने जिला देने की बात कही गई थी, उस पर क्या हुआ, इस पर कोई भी सरकार का पक्ष नहीं रखा गया है और न ही उस नियमावली में कोई चर्चा की गई है। साथ ही साथ बहुत ही खुशी की बात है कि नियोजित शिक्षकों पर यह नियम नहीं लागू होगा। जो शिक्षक नियोजित ही रह जाएंगे उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे निश्चिंत रहें, अभी वे जहां हैं वो बरकरार रहेंगे। फिर सरकार की हो सकती है कि जो नई पॉलिसी आएगी उस आधार पर आपको कहीं अन्य जगह भेजा जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो मुद्दा है कि सक्षमता पास शिक्षक जो प्रथम के शिक्षक हैं, उसका दूसरा का तभी रिजल्ट ही नहीं आया है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं जो सुदूर क्षेत्रों में बहाल हो गए, उन्हें अपने आसपास के जिले में आने का या जिले के अनुमंडल जो 2 अनुमंडल में विभक्त होगा, उस अपने अनुमंडल को छोड़कर दूसरे में आने का उनके पास एक सुनहरा मौका है। हालांकि ये मौका सुनहरा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनुमंडल की जो दूरी होती है 15 किलोमीटर से कम कोई भी अनुमंडल की दूरी नहीं होती है लगभग। तो कुल मिलाकर कहें कि ये दूर की ढोल सुहावन वाली बात हो चुकी है। इसमें विशेष फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा दुखद और समझिए कि विकट परिस्थिति उनके सामने आने वाला है। अब तक वे जो अपने घर में नौकरी कर रहे थे, अगर वे सक्षमता दिए हैं तो उनकी बहाली अपने पंचायत को छोड़ करके दूसरे पंचायत में जाना होगा। लेकिन बात यहाँ यह भी आती है कि जिनके पति शिक्षक होंगे तो उनका पदस्थापन अपने अनुमंडल में तो होगा नहीं, उनका पदस्थापन कहीं अन्यत्र अनुमंडल में होगा। अगर एक ही अनुमंडल वाला जिला होगा तो उस अनुमंडल से दूसरे यानी कि दूसरे जिला में जाना होगा। तो कुल मिलाकर के जब पति का वहां पदस्थापन हो जाएगा और जिस पंचायत में पति होंगे उस पंचायत में महिला शिक्षिका का पदस्थापन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यह नियमावली कहीं से भी नियोजित नहीं है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा नियमावली बना है, इस नियमावली में क्या क्या सुधार होना चाहिए और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग का अमूल्य कमेंट जो आते रहते हैं उसी को आधार बना करके हम हर बार नई वीडियो को बनाते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग से हमेशा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल जो मुद्दा है, जो ट्रांसफर की जो नीति आई है, जो पाठक जी ने सोचा था उसी को अमली जामा पहनाया गया है। अगर देखा जाए तो पाठक जी का भी यही सोच था कि सभी शिक्षकों को जिला बदल कर दिया जाए, जो जहां है उन्हें अन्यत्र जिला में भेज दिया जाए और उसी के इर्द गिर्द यह नियमावली बनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात मुद्दा यह है कि 10 ऑप्शन जो मांगा गया है, स्कूलों का ऑप्शन मांगा गया है, पंचायत का ऑप्शन मांगा गया है, ब्लॉक का ऑप्शन मांगा गया है, जिला का ऑप्शन मांगा गया है, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कि इस नीति और नियमावली में बिल्कुल ही भेद बना के छोड़ दिया गया है पूर्व की नियमावली की तरह। मतलब सरकार हर बार जब भी कोई नीति नियमावली बनाती है, निश्चित तौर पर उसमें इस तरीके का कुछ ना कुछ भेद डाल देती है कि शिक्षक आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, शिक्षक या तो कोर्ट चले जाते हैं, शिक्षक या तो धरना प्रदर्शन करते हैं, शिक्षक या तो विरोध करते हैं। इस तरीके का नियमावली ही बनाया जाता है। झूठ मूठ का सरकार जो है सो शिक्षकों से सलाह लेती है, मांगती है, ईमेल के माध्यम से
सुझाव मांगती है, लेकिन उस सुझाव पर कोई अमल नहीं किया जाता है, बल्कि अपना जो उन्हें जो मन करता है उस नियमावली को बना दिया जाता है, चाहे वह नियमावली शिक्षकों के हितों में काम करने वाला हो या उनका अहित होने वाला हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके के नियमावली का अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के शिक्षक इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध जारी है, और हो सकता है इस मुद्दे को लेकर के कई संगठन कोर्ट जाने वाले हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो कई संगठन इसको लेकर के कोर्ट में जाने वाले हैं। कई संगठन के द्वारा आंदोलन की धमकी दी गई है। तो कहने का औचित्य यह है कि शिक्षक आज के डेट में सभी लोग समझदार हैं। इस नियमावली से विशेष रूप से जो फायदा पहुंचने वाला है, जो यूपी के शिक्षक है वो सुदूर क्षेत्रों में जो बहाल हो गए थे, या झारखंड के शिक्षक है या बंगाल के शिक्षक हैं, तो उन्हें अपने बॉर्डर एरिया में जाने का एक अच्छा मौका उन्हें मिला है, और बॉर्डर एरिया में जाकर के वो अपनी बहाली को वहां पर कायम कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्व से बहाल हैं नियोजित शिक्षक, जो सक्षमता पास किए हैं, उनके लिए यह एक कठिन भरा कार्य, कठिन भरा राह उनके लिए बनाया गया है, और इससे उनका राह आसान नहीं होने वाला है। ये नियमावली परिवारों को तोड़ने वाला नियम है, माता पिता से अलग करने वाला नियम है, अपने बच्चों को रोता बिलखता छोड़ने वाला नियम है। तो ऐसे नियमों का आप लोग किस रूप में देखते हैं, और ऐसे नियम को क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कि अगर आप लोग इसके सपोर्टर हैं, अगर समर्थक हैं, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विरोधी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि ये बातें सरकार की कान तक गूंजे, सभी शिक्षकों को समझ में आए कि यह नियमावली बिल्कुल ही बकवास नियमावली है, और किसी भी तरीके से यह उचित नियमावली नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ इसके आड़ में जो होने वाला जो काम है, आपको हम उससे भी अवगत कराना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा कि बीपीएससी के माध्यम से अभी कई फर्जी शिक्षक बहाल जो हुए हैं, अब उनका उद्भेदन शुरू जैसे ही हुआ है कई जिलों में, तब सरकार की नींद खुली और उन्होंने देखा कि अगर इस तरीके से शिक्षकों का लगातार जब जांच में पकड़ाए जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है। तो इन सारे चीजों को ढांपने तोपने के लिए ही आनन फानन में इस तरीके का नियमावली लाया गया है, ताकि शिक्षक यहां से वहां के चक्कर में दिन रात चक्कर लगाते रहें। इसी बीच चुनाव भी हो सकता है कि आ जाएगा। आपको बता दें कि जरूरी नहीं है, 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने में इसका कोई भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जिस तरीके से 10-10 ऑप्शन मांगा गया है, तो निश्चित रूप से यह इसका कहीं भी आपको 1 महीने में, जब नियमावली ही बनाने में 4-4 महीने 5-5 महीने लग गए, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस चीज को इनपुट करने में, इस चीज को कार्य रूप में लाने में, क्या बिहार के तमाम लगभग 5 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर इधर से उधर करना है, तो क्या यह आपको संभव लगता है कि 1 महीने में सारा काम हो जाएगा? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आप लोग भी बताइए कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों को कैसा ऐसा लग रहा है कि जल्द हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसके पीछे जो खेला है, जो मुख्य मुद्दा है, वह यह है कि बीपीएससी शिक्षक में जो फर्जी बहाल शिक्षक हैं, उन्हें बचाने के लिए ये सब क्रियाकलाप किया जा रहा है, ताकि जो फर्जी शिक्षक हैं यहां से चले जाएंगे। अगर जो फर्जी शिक्षक वैशाली में पकड़े गए हैं, समस्तीपुर में पकड़े गए हैं, या कहीं अन्य जिलों में पकड़े गए हैं, तो वो शिक्षक अगर फिर से कहीं सुदूर जिला में चले जाएंगे, तो वो मुद्दा धीरे धीरे गौन हो जाएगा, और फर्जी शिक्षकों को बचाने का इसमें काम किया जा रहा है। एक बड़ा ये साजिश के तहत ये सब काम किया गया है, और इसीलिए इसमें आपको बता दें कि इस नियमावली से विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ जो यूपी, झारखंड और बंगाल के शिक्षक जो बहाल हुए हैं, दिल्ली के शिक्षक जो बहाल हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका मिलने जा रहा है। बाद बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो छठे चरण में बहाल हुए थे, कहीं सुदूर क्षेत्र में बहाल हो गए थे, उन लोगों को भी सक्षमता पास किए हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। लेकिन नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास करके शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राजकर्मी की लालच में, उन्हें ये फायदा अब नहीं पहुंचने वाला है। अपना जिला वे त्यागने के लिए तैयार रहिए। लगभग लोगों को अपना जिला त्यागना होगा। अगर जिस जिला में 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल हैं,
वैसे लोगों को तो लगेगा कि हमारे अपने ही जिला में रह जाएंगे, लेकिन समझने वाली बात है, कभी कभी जिला नजदीक होता है, एक जिले से दूसरे जिले का बॉर्डर नजदीक होता है, लेकिन अनुमंडल का ब्लॉक जो दूरी होता है वो ज्यादा होता है। साथ ही साथ सुदूर क्षेत्र जो होते हैं, जो मान लीजिए कि कोई शहरी क्षेत्र में आज बहाल हैं और आज उन्हें किसी देहाती क्षेत्र में उन्हें जब भेजा जाएगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां पर अक्सर ही बाढ़ आ जाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दियारा क्षेत्र होता है, वहां भेजा जाएगा, क्योंकि अब तक जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, अगर उसी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, उनके लिए वो आसानी भरा काम है। क्योंकि जिनको तैरने का अभ्यास है, जिनको तैरना आता है, वे लोग अगर उस क्षेत्र में हैं, उन्हें आसानी से वहां पर सरवाइव कर रहे थे। लेकिन जो लोग को आदत हो चुका है, अगर वे उस तरीके के क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें सरवाइव करने में थोड़ी कठिनाइयां होगी, और इस तरीके से उनका परिवार भी बिखरेगा, क्योंकि माता पिता को वो कहां लेकर घूमते रहेंगे। माता पिता अपने घर पर जो पैतृक निवास स्थान है वहां रहेंगे, और जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, उनका देखभाल करेगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के लिए जो बिहार सरकार के आला अधिकारी हैं, उन लोगों के पास इसके लिए सोचने का कोई समय नहीं है। उनके पास इस तरीके का समस्या को समाधान करने का कोई भी उपाय नहीं है, और जिस तरीके से नियमावली बनाई गई है, यह निश्चित तौर पर एक काला अध्याय के रूप में यह नियमावली बनाई गई है। इसके साथ ही साथ 5 साल बाद फिर से आपको यहां से वहां कर दिया जाएगा, तो यह एक सजा वाला नौकरी जो है से धीरे धीरे साबित होता जा रहा है। शिक्षा विभाग की नौकरी, जो शिक्षक की नौकरी होती है, एक राष्ट्र निर्माता की नौकरी है, मानी जाती थी, और राष्ट्र निर्माता के रूप में वे जाने जाते थे और उनका सम्मान होता था हर जगह। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार सरकार उसका अपमान कर रही है, जिस तरीके से उन्हें घर से बेघर करने की पर लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर यह सम्माननीय अब जॉब नहीं रह गया है, सम्माननीय नौकरी अब नहीं रह गया है। जो लोग भी शिक्षकों को दोष देते हैं, लेकिन वो शिक्षा के इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। शिक्षक बनना एक दुरूह कार्य है, जिसको सब लोग कर नहीं सकते हैं, सब लोग सहन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।